नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का भूगोल। तो कक्षा 7 के भूगोल में मित्रों आज है अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है वायु। आइए मित्रों अब देखते हैं वायु के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अब देखते हैं मित्रों वायुमंडल का संगठन। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। मित्रों ध्यान में रखेंगे, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तथा अन्य सभी गैसें 0.04% है। तो मित्रों हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, इसकी मात्रा 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो मित्रों आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, तो ये दोनों मिलाकर ही 99% हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो मित्रों हमारे वायुमंडल में इन गैसों के अलावा मिट्टी के धूल के कण छोटे छोटे मिलते हैं। तो आइए मित्रों नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सभी वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो मित्रों हम अपने सांस लेने के लिए कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी लेते हैं लेकिन पुनः उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग करते हैं। तो मित्रों मृदा में और कुछ पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायु से नाइट्रोजन को लेकर के इसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तब नाइट्रेट को पौधे लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है मित्रों कि पौधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, इसको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अब देखते हैं मित्रों ऑक्सीजन के बारे में। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो मित्रों मनुष्य हो चाहे पशु हो, वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं। हरे पादप श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों इस बात को ध्यान में रखेंगे, पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वह अपना भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बनाएंगे तो वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं, जिसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि मित्रों हम पेड़ पौधों को काटते हैं तो जो यह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है यह कम होने लगती है और यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो मित्रों जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय अपना वो भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। तो मित्रों मनुष्य और पशु जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा जो बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा और पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि इन दोनों के जलने से बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखते हैं मित्रों वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल।
तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। इस मंडल में वर्षा, कुहारा, ओलावृष्टि आदि सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो मित्रों, जो क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है और इस मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा, कुहारा, बिजली का तड़कना, ओलावर्षण आदि सभी घटनाएं इसमें होता है। अगला देखते हैं मित्रों, समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है। तो मित्रों, जो समताप मंडल की ऊंचाई मानी गई है वो 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल में बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इस परत में हवाई जहाज उड़ाना अच्छा होता है। अगला देखते हैं मित्रों, ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। तो मित्रों, ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है और यही समताप मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी का जीवन रक्षक ओजोन परत को माना गया है। अगला देखते हैं मित्रों, मध्यमंडल के बारे में। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल की ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब देखते हैं मित्रों, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बहिर्मंडल के बारे में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब देखते हैं मित्रों, मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। दीर्घकाल में अर्थात 30 वर्षों में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो मित्रों, जो मौसम होता है वो क्षणिक होता है, अर्थात वो प्रत्येक घंटे बदल सकता है, प्रतिदिन बदलता रहता है। लेकिन जो जलवायु होती है वह किसी भी स्थान का औसत मौसम होता है, अर्थात जलवायु को हम 30 वर्षों का आकलन निकालते हैं कि उस स्थान का 30 वर्षों में औसत मौसम क्या रहा, तो उसी को हम जलवायु कहते हैं। अब देखते हैं मित्रों, तापमान के बारे में। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो मित्रों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका पानी होता है वो जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा गर्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक प्राप्त होता है तथा हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्यातप कम होता जाता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो मित्रों, आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं लगभग वर्ष भर, तो इसकी वजह से भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो यह तापमान कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो मित्रों, देखे होंगे कि गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि शहरों में एसाफेल्ट से बनी सड़कें होती हैं और धातु और कंक्रीट से बने भवन होते हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसकी अपेक्षा
गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब देखते हैं मित्रों वायु दाब के बारे में। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम वायु दाब कहते हैं। तो मित्रों पृथ्वी पर वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसी को हम वायु दाब कहते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। समुद्र पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता रहता है। तो मित्रों जो वायु दाब होता है वह समुद्र पे सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। तो मित्रों जहाँ पर तापमान अधिक होता है तो उस क्षेत्र में वायु क्या होगी, गर्म होगी और गर्म होकर के हल्की हो जाएगी और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में निम्न दाब बन जाता है। जैसे आप देखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नव मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो मित्रों जहाँ पर निम्न दाब बनता है ये बादल युक्त होते हैं और वहाँ पे मौसम नम होगा। इसलिए मित्रों देखेंगे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पे लगभग बारिश प्रतिदिन होती रहती है। कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। अब देखते हैं मित्रों पवन के बारे में। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो मित्रों आप जानते ही हैं कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर जो वायु चलती है उसी को हम पवन कहते हैं। पवनें 3 प्रकार की होती हैं। अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें किसको कहेंगे, तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो मित्रों जो अस्थायी पवनें होती हैं वो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलेंगी। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या किसी दिन के विशेष समय में चलती हैं। जैसे स्थल एवं समुद्री पवनें, भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाले लू। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों आर्द्रता के बारे में। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। तो मित्रों जो जलवाष्प होते हैं जब ये ऊपर उठते हैं तो ये ठंडा होना शुरू हो जाते हैं और ये जलवाष्प संघनित होकर के जल की बूंदें बनाने लगते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भवजल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। तो ये तो मित्रों थे आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।